तरीके से उभर कर सामने आती है, अलग भाषा के रूप में सामने आती है। तो हम ये कह नहीं सकते कि कवि की एक भाषा, लेकिन मूल रूप से अवधि और ब्रज में उन्होंने अपने साहित्य को आगे बढ़ाया। लोकोक्ति मुहावरों का सहज उनके काव्य में प्रयोग होता रहा और इस तरीके से निष्कर्ष रूप में यदि हम चलें तो समस्त काव्य शास्त्रीय गुणों को समाहित करते हुए, काव्य सिद्धांत काव्य शास्त्र के आधार पर चलते हुए, अपने आचार्य को प्रतिपादित करते हुए केशव ने अपना काव्य सृजन किया और उनकी श्रेष्ठ काव्य कृति रामचंद्रिका किसी भी माने में रामचरितमानस से अथवा वाल्मीकि रामायण से कमतर नहीं आंकी जा सकती। वही भाव, वही दृश्य, वही परिकल्पना, सारा सब कुछ वही है, केवल कहने का अंदाज कुछ नया है। और बच्चों, जब समय बीतता है, कालखंड बदलता है, व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति का मानसिक स्तर बदलता है, तो कहने का अंदाज भी बदल जाता है। इसी क्रम में मैं ये कहता हूं कि आज जब आप इसकी समीक्षा करेंगे, आप राम पर लिखेंगे, तो आपका कहने का तरीका कुछ और हो सकता है, रामचरितमानस से इतर, वाल्मीकि रामायण से इतर और केशव की रामचंद्रिका से इतर। इसलिए काल खंड का, काल का, समय का असर काव्य पर अवश्य दिखाई देता है। इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि वो समय को प्रस्तुत करता है। आज हम जब राम की बात करते हैं तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत विहंगम हो गया है। जैसे कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण को सूरदास ने अपने तरीके से देखा। हम आगे जब कृष्ण साहित्य पर बात करेंगे तब इस पर विस्तार से बात करेंगे। कृष्ण को सूरदास ने अपने तरीके से देखा, नंददास ने अपने तरीके से देखा, रैदास ने अपने तरीके से देखा, मीरा ने अपने तरीके से देखा और आधुनिक कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने अपने तरीके से देखा। उसने भी कृष्ण की विवेचना की है, लेकिन नए कृष्ण की विवेचना की है और सर्व स्वीकार्य है वो कृष्ण। तो समय के साथ साथ मनुष्य की मानसिकता का विकास और अधिक होता है और बड़ा होता है और उसकी सोच बहुत विकसित हो जाती है। इसलिए उसके शब्द, उसकी विचार, उसकी विवेचना सब बदल जाती है। तो इस तरह उसी विस्तृत मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हुए, विस्तृत सोच का इस्तेमाल करते हुए जब हम किसी कवि की समीक्षा करते हैं तो अपने दृष्टिकोण को उसमें अवश्य हम डालें, ताकि हम लीक नहीं पीटें। क्योंकि हम भी अगर लीक पीटेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। इसलिए लीक नहीं पीटें, कुछ नया देने का प्रयास करें। इस तरह हम केशव की समग्र विवेचना समाप्त करते हैं। केशव कवि यहां समाप्त होता है। अगर आपको केशव संबंधित किसी भी वीडियो में, मैं द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं, आपको केशव संबंधित कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह की परेशानी या कोई जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। कल हम एक नए कवि पर बात शुरू करेंगे, एक नए कवि को उठाएंगे और उसकी समीक्षा इसी तरह से समग्रता के साथ करेंगे। मैं इसलिए विस्तार से आपको कह रहा हूं कि आपको प्रत्येक बिंदु समझ में आ जाए। आपको एक बार समझ नहीं आ रहा, आप वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं। और जब आप केशव या कोई भी कवि जब मैं पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि पुस्तक आपके सामने है। जब पुस्तक आपके सामने होगी और आप सुनने के बाद उस पुस्तक को एक बार देखेंगे तो आपके बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आप अपने अध्ययन का जो क्रम है उसे तोड़े नहीं, जारी रखें। ये समय जो है बड़ा विपदा का समय है, पूरे विश्व पर आया हुआ है। इसमें आपके अध्ययन में बाधा नहीं आनी चाहिए। पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि हम लगातार आपसे जुड़े रहें और आपका अध्ययन सुचारू रूप से अध्ययन अध्यापन चालू रहे, ताकि जिस दिन भी सरकार परीक्षा करवाए आप बड़े अच्छे से अपने प्रश्न पत्र को हल कर सकें और बहुत अच्छे अंक ला सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं विराम लेता हूं। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। नमस्कार।